नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे सीडीपी बाल विकास की क्लास रहेगी और इस क्लास में हम बेहतरीन लाजवाब आपके 30 क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले सभी लोग जानते हैं आपके महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों का हमने डिटेल के साथ चर्चा किया और वो सारे कंसेप्ट की बात हुई और सारे पॉइंट्स की हमने बात किया जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। जिनका आपने नहीं देखा क्लास तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सभी क्लासेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों 101% यहाँ पे सरोपरी है, तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। तो 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 में से आप लोगों को जो भी फीडबैक हो सभी लोगों को कमेंट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न है जो आपके मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों से संबंधित रहेगा। जीन पियाजे जी, कोहलबर्ग, थांडाइक हो गए, ठीक है, इन सारों चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। तो सभी को जो है ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझना है प्रत्येक प्रश्न को। और यहाँ पे जो प्रथम प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कोहलबर्ग के अनुसार लोक संगत नैतिकता में तर्क का अंतिम चरण क्या होता है? सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, समझौते की नैतिकता, दंड और आज्ञा की ओर अनुकूलन, या सामाजिक सहानुभूति और विवेक की बात हो रही। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते समझते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार लोक संगत नैतिकता में तर्क का अंतिम चरण, ये एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, कोहलबर्ग का जिक्र हुआ एमपी टेट में पूछा ही जाता है। 3 से 4 प्रश्न रखे हुए हैं, समझ लीजिए 150 क्वेश्चंस में से। तो कोहलबर्ग के अनुसार लोक संगत नैतिकता में तर्क का अंतिम चरण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वह होगा सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता। लोक संगत मतलब प्रश्न में उत्तर दिया था लोक संगत और लौकिक, प्रश्न पर ही लोक का जिक्र हुआ है, प्रश्न पर ही उत्तर था, केवल आप लोगों को समझना था। आइए, अब सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार खाली दौरान के बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है। ये भी आपके एमपी टेट वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है कि जीन पियाजे जी के अनुसार किसके दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है? मूल संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या आनंद। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जीन पियाजे जी के जब भी अमूर्त की बात करते हैं, अमूर्त मतलब क्या होता है, अमूर्त तर्क अवस्था की बात हो रही है। तो प्रश्न पर उत्तर दिया गया है अमूर्त तर्क यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। मूर्त तर्क होगा तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। तो प्रश्न पर उत्तर दिया गया था, ठीक है। तो इजली क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन जो है सारे प्रश्न कठिन आए हुए थे। इतनी चीज़ों को सभी लोगों को समझना है। अगला प्रश्न बात करेंगे। जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे जो है किसके दौरान ध्वनियों के साथ जो है प्रयोग करते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक या संवेदी प्रेरक अवस्था। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार किसके दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करता है। तो बच्चा ध्वनियों के साथ प्रयोग कब करता है? तो बच्चा ध्वनियों के साथ इस जो शुरुआती होती है जन्म से लेकर 2 अवस्था में ही बच्चा करने लगता है, अर्थात वह संवेदी प्रेरक अवस्था कहला जाती है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के अनुसार इनमें से कौन सा कथन तत्परता नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका अर्थ है कि प्रशिक्षण या अभ्यास अधिगम की दक्षता और स्थायित्व को बढ़ाने में मदद करता है। इसका अर्थ है विषय की तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देता है। या इसका अर्थ यह है कि एक उपयुक्त व्यवहार के प्रहार होने तक जीव अपनी प्रतिक्रिया जो है बदलता रहता है। तो थार्नडाइक का जिक्र हुआ है, यानी थार्नडाइक के अनुसार ऐसा कथन जो तत्परता के नियम का सबसे अच्छा वर्णन करे। थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं, अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का नियम, और गौड़ नियम 5 दिए हैं। तो यही 3 नियम जो है आपके थार्नडाइक के मुख्य नियमों से ही पूछा गया था एमपी डेट में कि तत्परता का जो नियम है कि सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कर रहा है? तो सबसे अच्छा वर्णन यह कर रहा है कि इसका अर्थ है कि विषय की तैयारी और स्वभाव अधिगम में योगदान देता है। विषय की तैयारी जो होती है वह या स्वभाव क्या होते हैं या अधिगम में योगदान देते हैं, यानी सीखने में भी योगदान देते हैं। बाकी आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे ऑप्शंस आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते थे? कोहलर करते थे, स्किनर, वाइगोस्की या जीन पियाजे जी करते थे? सभी लोग बताइए कौन करते थे। तो इनमें से ऐसे जो सिद्धांत का जो विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका, तो जहाँ पे विकासवाद शब्द आए,
अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका की बात करें, इनमें विश्वास की बात की जाए तो एक ही ऑप्शन आता है, वो है आपके जीन पियाजे जी, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है और सभी लोगों को यहाँ पे फीडबैक भी करना है अच्छे तरीके से कि किसके अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या व्यक्तित्व विकास। सभी लोग बताइएगा और फीडबैक कीजिएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। प्रश्न पूछा जा रहा है किसके अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या व्यक्तित्व विकास। जी हाँ दोस्त साथियों, किसके अंतर्गत जो है आपके तार्किकता का अध्ययन किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी तार्किकता के अध्ययन की बात की जाती है एक ही नाम आता है, और क्या है वह, संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक शब्द आया है मतलब जीन पियाजे जी का जिक्र आएगा, और एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है तो ध्यानपूर्वक समझना है। अगला प्रश्न देखिएगा। दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान जो है हल हो जाती है। किस दौरान जो है हल हो जाती है। ये इसी प्रकार के प्रश्न आपके एमपी टेट में आते हैं। प्रश्न को समझिए, रिपीट कर रहा हूँ। दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में, दृश्य मतलब जो दिखाई देती समस्याएं, मौखिक समस्याओं की तुलना में जो बोली जा सकती हैं, अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान हल किया जा सकता है। मतलब जो दृश्य समस्याएं इसके मुकाबले जो मौखिक समस्याएं होती हैं इनमें अधिक आराम से जो है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण से हल हो सकता है, ये बताना है। तो दृश्य समय मौखिक से अधिक आराम से जो है जिस संज्ञानात्मक विकास के जिस चरण से हल हो जाएगा या हल हो जाती है वह चरण आपका कहलाता है मूर्त संक्रियात्मक चरण की बात करेंगे। जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था 7 से लेकर 11 अवस्था की अवस्था में दृश्य समस्याएं जो होती हैं वह मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक चरण के दौरान हल हो जाती है। ठीक है, तो प्रश्न सभी को समझ में आ गया। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को दुविधा प्रस्तुत की। हेक्टर की दुविधा, हेंज की दुविधा, मैरी की दुविधा, हेनरी की दुविधा। सभी लोग बताइएगा। तो कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को जो दुविधा प्रस्तुत कर दी वह कौन सी दुविधा कहलाती है, और वह दुविधा आपकी कहला जाती है हेंज की दुविधा। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को हेंज की दुविधा प्रस्तुत की थी। जिन्होंने कंसेप्ट वाइज क्लासेज नहीं देखा तो प्रीवियस जो क्लासेज हुई हैं वो क्लासेज आपके क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15, इसमें पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा जो चीज़ें आज क्वेश्चंस कर रहे हैं। पियाजे जी के अनुसार बच्चों का खाली स्थान विकास के 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। वो 4 चरण किसके हैं, क्या बोला जाता है, तो जीन पियाजे जी का जिक्र हुआ, मतलब संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। नैतिक अवस्था, नैतिकता की बात की जाए तो आपके कोहलबर्ग का नाम आता है। संज्ञानात्मक की बात की जाती है तो आपके जीन पियाजे जी का नाम आता है। तो सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आ चुका है, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी फिजियोलॉजिस्ट जिसका शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग पर किया गया कार्य बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित करता है, वे आपके कौन हैं। थांडाई, कोहलर, जीन पियाजे जी, ईपी पलाव। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब शारीरिक क्रिया विज्ञानी पूछा जाए यहीं से हमारा आंसर किया हो जाए, और शास्त्रीय अनुकूलन भी दे दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग दे दिया। अब इससे बड़ा क्या चीज़ें आपके, जब क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें, शास्त्रीय अनुकूलन की बात करें तो सभी लोग जानते हैं ईपी पॉलाव की बात होती है। शारीरिक क्रिया विज्ञानी कहलाते हैं आपके पॉलाव कहलाते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग समझते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न कि नैतिक विकास पर कोहलबर्ग के सिद्धांत में विकास के कितने प्राथमिक चरण हैं। तो कोहलबर्ग के विकास में प्राथमिक चरण कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। कोहलबर्ग की अगर बात आती है,
4 से 10 वर्ष में आती है आपके पूर्व परंपरागत स्तर, 10 से 13 वर्ष में आपकी आती है परंपरागत, और 13 वर्ष से या प्रौढ़ावस्था तक होती है आपकी उत्तर परंपरागत। ये 3 आपके होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम किस प्रकार होता है? सामग्री संकलन, मूल याद रखना, सक्रिय अधिगम, एकाग्रता से पढ़ना। देखिए, जीन पियाजे जी के सिद्धांत की बात करें तो वो 4 तो आप सभी लोग पता 4 चरण होते हैं, लेकिन प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, ये एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, अपने माइंड की मेमोरी में सेव करते जाइएगा कि पियाजे जी अपने सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम जो है वह सक्रिय अधिगम होता है। प्रभावी अधिगम मतलब सक्रियता की बात करते हैं। प्रभाव कोई ना कोई कब छोड़ सकता है, जब आप सक्रिय बने रहेंगे। सिलेक्शन कब मिल सकता है, जब हम डेली क्लास अटेंड करेंगे, सक्रियता बनाए रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवे जातते सिल पर परत निशान। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार किसके दौरान आते हैं? पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त में, औपचारिक में या संवेदी मोटर चरण में? तो पियाजे जी ने जो संज्ञानात्मक विकास में सिद्धांत बताया जिसमें जटिल विचार के दौरान आते हैं, तो जटिल विचार जो है किस अवस्था के दौरान आते हैं, वह अवस्था आप सभी लोगों को बताना है और शेयर करना है। वह हमारी अवस्था कहला जाती है, सभी लोग जानते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि यहाँ पे बच्चा परिपक्व हो जाता है सीखने समझने हर प्रकार से। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकारता? सभी को ध्यानपूर्वक समझना है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, पश्च पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या पारंपरिक स्तर की बात कर रहे हैं, सभी को ध्यानपूर्वक समझना है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए बच्चा जिस स्तर या नियमों को स्वीकारता है उसको आपको बताना है, और वह आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा पारंपरिक स्तर। 4th ऑप्शन जो है आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न दिया गया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियमों को स्वीकारता है? तो बच्चा नियमों को जो है स्वीकार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जब स्तर की बात आती है तो फिर वह आपका पारंपरिक स्तर ही होता है। जहाँ पे बच्चा नियमों को स्वीकारता है वह आपका पारंपरिक स्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पियाजे जी ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझने के लिए कार्य दिया। जिन पियाजे जी की बात हुई है, पियाजे जी ने जो है तो वह कार्य आपका कहलाता है पेंडुलम का प्रयोग। क्या दिया था? पेंडुलम का प्रयोग। तो बच्चों में काल्पनिक निगमनात्मक तर्क आता है तो फिर आपका पेंडुलम का प्रयोग यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। थांडाई का कौन सा नियम जो है तैयारियों पर जोर देता है? तो तैयारियों पर जोर देने की बात कर रहा है, तो थांडाई का कौन सा नियम हो जाएगा? तो वह हो जाएगा तत्परता। ता से तैयारी, ता से तत्परता। तो शब्दों का गेम है, शब्दों को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को यहाँ पे सभी लोगों कीजिए। तो ध्यानपूर्वक सभी को समझना है और सभी लोगों को जो है फीडबैक भी करना अच्छे तरीके से। सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिए और फीडबैक कीजिएगा। तो जब तक टाइपिंग अधिगम के लिए खुद को शुरू करने के लिए तैयार नहीं करता तब तक वह एक सुस्त और अनपेक्षित तरीके से बहुत प्रगति नहीं करेगा। इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो तत्परता के नियम को विश्वास करता है। तो अब तत्परता का नियम दिया गया तो हमें कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है। तत्परता का नियम किसका है? तो एडवर्ड थांडाइक का है। तो थांडाइक के ऑप्शन में हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। वह आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव को बड़े पैमाने पर उसके नज़रिए और दुनिया की समझ के बारे में मान्यताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, मनोविश्लेषण या मिलियो थेरेपी या मॉडलिंग की बात हो रही। तो आप सभी लोग जानते हैं वह आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव को बड़े पैमाने पर उसके नज़रिए और दुनिया की समझ के बारे में मान्यताओं द्वारा निर्धारित किया गया है, वह हमारा कौन सा कहलाता है? वह होता है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, अधिक जानकारी और समीपस्थ विकास के 6 संज्ञानात्मक विकास कर खालिस्तान सिद्धांतों के प्रमुख सिद्धांत हैं।
देखिए, जब भी समीपस्थ विकास के क्षेत्र के संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है तब एक ही नाम आता है, वह है वाइगोस्की। ठीक है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों मुख्य सिद्धांत किनका है? वाइगोस्की का सिद्धांत है। तो किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आ चुका है कि कार, संगीत सीखना, कविता या गणितीय तालिका आदि को याद रखने के लिए कई बार अभ्यास और विभिन्न कार्यों तथा संचालनों की पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। तो मानव अधिगम के इन मामलों में मस्तिष्क में संबंध मजबूत और कमज़ोर होते हैं। तो यह थार्नडाइक के अधिगम का कौन सा नियम होगा? तो थार्नडाइक के अधिगम में नियम पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा नियम होगा, आपके प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो सभी लोगों को समझना है यहाँ पे कि कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझिए यहाँ पे और फटाफट यहाँ पे सभी लोगों को कमेंट करना है। तो राइट ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, और राइट ऑप्शन होगा भाई अभ्यास का नियम होगा, क्योंकि प्रश्न पर ही आपके दिया गया है ना, अभ्यास का नियम, बार बार अभ्यास दिया गया है तो प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया है, केवल आपको समझना था और फीडबैक करना था। अगला प्रश्न देखिएगा, शास्त्रीय अर्थात क्लासिकल कंडीशनिंग पर इवान पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ क्या थी? जब भी हमने आपको बताया था कल की क्लास में एपी पावलोव की कुत्ते वाली प्रयोग की बात के हमने बताया था, लार और घंटी, ये सारे जो शास्त्रीय का सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत है, इसके बारे में कल हमने डिटेल के साथ बताया था। और वह क्या है, तो तटस्थ, वहाँ पे प्रयोग जो तटस्थ शब्द है किसके लिए किया गया? घंटी। तो शास्त्रीय अनुबंधन पर या शास्त्रीय क्लासिकल कंडीशनिंग पर पावलोव ने प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ क्या थी? तो वह थी घंटी। घंटी क्या की? तटस्थता के रूप में थी। अगला है शास्त्रीय अनुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग पर पावलोव के सिद्धांत ने वर्तमान में विद्यालयों में व्यवहार प्रबंधन पर अनुसंधान को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो जिस प्रकार से उन्होंने प्रभावित किया है वह आपका है कि शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए। शिक्षक द्वारा बच्चों को जो है जागरूक करना चाहिए। क्या जागरूक करना चाहिए? कि अच्छा व्यवहार क्या है और इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षक द्वारा नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए दंड भी देना चाहिए। तो आपका सकारात्मक व्यवहार की बात आ रही है, इसलिए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह दिया गया है स्क्रीन पर, किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? तो व्यवहारवाद की नींव रखने वाले आपके संयोजनवाद हो जाएंगे। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, थार्नडाइक सिद्धांत के 3 प्राथमिक नियम बताइए। तो थार्नडाइक सिद्धांत के 3 प्राथमिक, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पियाजे जी की संवेगात्मक गामक अवस्था की किस उप अवस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं जो पहली बार संयोग से हुए थे? तो ये भी हमारा प्राथमिक वृत्ति अनुक्रियाएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न कि एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है जब वह इसे समझने में सक्षम होता है? तो वह 2 सेंटीमीटर वाली एक गेंद में मिट्टी की मात्रा समान रहती है, चाहे गेंद को चपटा किया जाए या उसे छड़ी रूप में ढाला जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा आयतन, फर्स्ट वाला दिया गया सही हो जाएगा। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कोहल के अंतर्दृष्टि अधिगम में सिद्ध किया गया कि अधिगम। तो कोहल वर्ग ने अंतर्दृष्टि अधिगम में क्या सिद्ध किया है कि अधिगम जो होता है वह किस प्रकार से होता है? तो अधिगम जो होता है वह आपके किस प्रकार से होता है? संपूर्ण स्थिति में एक नई अनुभूति होती है। क्या हो जाएगा? संपूर्ण स्थिति में एक नई अनुभूति के रूप में होती है। तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम में क्या सिद्ध किया कि अधिगम क्या होता है? संपूर्ण स्थिति में एक नई अनुभूति होती है। ये एमपीटेट में आया हुआ प्रश्न, इसलिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अगला, पियाजे जी के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि जो है अन्वित योजना अर्थात स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? तो स्कीमा शब्द हमने कल आपको बताया डिटेल के साथ। स्कीमा सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वह पियाजे जी का जिक्र हुआ है। जहाँ पे आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह होगा समंजन अर्थात एकोमोडेशन की बात होती है। तो पियाजे जी के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की समंजन विधि अन्वित योजना स्कीमा के निर्माण में मदद करती है। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की।
बच्चों का खाली स्थान का अनुभव कर सकने से पहले संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना शुरू कर देना चाहिए। डर से गुस्सा का अनुभव, झिझक का अनुभव या घृणा का अनुभव हो जाता है। तो बच्चों का किसका अनुभव पर सकने से पहले संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना शुरू कर देना चाहिए? किसके अनुभव की बात हो रही है यहाँ पे? बच्चों के। तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों का यहाँ पे झिझक का अनुभव होता है। बच्चा अक्सर आता है झिझक आता है ना, बोलने में झिझकपन उसमें रहता है कि शायद गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों में जो है झिझक का अनुभव कर सकने से पहले क्या है, संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना शुरू कर देना चाहिए। और 30वां प्रश्न है इस क्लास का। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जब उसकी माँ अपनी आँखों को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है, किस पियाजेटियन संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चा अभी तक समझ नहीं पाया जो इस खेल को इतना रोमांचक बनाता है? सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वस्तु स्थायित्व। जहाँ जब उसकी माँ अपनी आँखों को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है, तो वस्तु स्थायित्व पियाजेटियन संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चा अभी तक समझ नहीं पाया है, इस खेल को इतना रोमांचक बनाता है, वह होगा वस्तु स्थायित्व की बात करेंगे। तो ये रहे 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न हमने किया। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे प्रत्येक प्रश्न को। और 30 क्वेश्चनों में से आपने कितना स्कोर किया ये भी आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। और कल की क्लास में और मॉक क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करेंगे, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फिर अगला जो चैप्टर होगा शुरुआत करेंगे। A to Z चैप्टर वाइज क्लासेज होंगी, कंसेप्ट भी बताएंगे, MCQ भी बताएंगे, जो प्रश्न पूछे गए उनकी भी बात करेंगे, संभावित प्रश्नों की बात करेंगे। यानी A to Z आपको बताएंगे जो एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, इन्हीं से संबंधित ही पूछा जाएगा। तो डेली क्लास अटेंड कीजिए। 7 PM to 7:30 PM हमारी क्लास होती है CDP बाल विकास की। वहाँ की प्लेलिस्ट बना दिया गया है, लेक्चर अपलोडेड है, वीडियोज क्लासेज अपलोडेड है। जब भी मन पड़े तब भी देखिए, दोबारा तिबारा जब भी मन करे, जब भी तैयारी के लिए एक जुनून जागे तो क्लासेज प्लेलिस्ट उठाइए, पूरी क्लासेज को अटेंड कर जाइए, क्वेश्चन को समझ जाइए, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन 100% यहाँ पे सर्वोपरि है। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।